नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम जुलाई 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात भारत के 15वें राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है। हाल ही में 18 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए 16वें चुनाव आयोजित हुए, जिनका परिणाम जो है 21 जुलाई को घोषित हुआ और द्रौपदी मुर्मू को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया। अब 16वें चुनाव हैं, लेकिन 15वें राष्ट्रपति हैं। तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और इसी कारण यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है। अब कुछ और बातें जान लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अगर हम एनडीए की तरफ से देखें तो वो थी द्रौपदी मुर्मू। वहीं संयुक्त विपक्ष की बात करें, संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे, ये पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। तो यशवंत सिन्हा जी थे। इन्हीं को हराकर द्रौपदी मुर्मू जी ने ये चुनाव जीता है। ठीक है, तो एनडीए की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति घोषित हुई हैं। अब अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ और बातें जानें तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वो ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को हुआ था, एक आदिवासी संथाल परिवार में। और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगर हम पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा है। एक और बात द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कही जाती है कि ये देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। जैसा कि हमने बात की कि इनका जन्म आदिवासी संथाल परिवार में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनका जन्म स्थल पूछा जा सकता है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली जानकारी राज्यसभा में 4 नए सदस्यों के मनोनयन से संबंधित है। हाल ही में जुलाई 2022 में राष्ट्रपति ने 4 नए सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया। अब अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानें तो संविधान का आर्टिकल 80 राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार देता है और राष्ट्रपति ये मनोनयन केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 80। और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है किन क्षेत्रों पर? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और इनका कार्यकाल, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर ये नियुक्तियां हुई हैं। हम देख लेते हैं किन 4 लोगों को नियुक्ति मिली है। तो उसमें पहला नाम है पीटी उषा जी का, ये धाविका रही हैं। इनके अन्य लोकप्रिय नाम उड़न परी, पयोली एक्सप्रेस, क्या है? पयोली एक्सप्रेस। अगर पूछा जाएगा पयोली एक्सप्रेस नाम से कौन लोकप्रिय है तो पीटी उषा जी। दूसरा मनोनयन संगीतकार इलैया राजा जी का है। तीसरा मनोनयन कहानीकार व फिल्म निर्देशक वी विजयेंद्र प्रसाद गारू जी का है। और चौथा मनोनयन वीरेंद्र हेगड़े जी का है, जो कि धर्मगुरु हैं। तो ये नाम ध्यान रखने हैं कि जो राज्यसभा में 4 नए सदस्यों का मनोनयन जुलाई 2022 में हुआ है तो वो कौन है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के 7वें संस्करण से संबंधित है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 का 7वां संस्करण, जो कि जारी किया गया है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कब जारी किया गया है? जुलाई 2022 में। अगर हम NIRF रैंकिंग के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानें तो इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में की गई थी। अब NIRF रैंकिंग का क्या उद्देश्य है? तो देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को उनकी निष्पादन क्षमता के आधार पर यह रैंक प्रदान करता है। 5 मानदंडों के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अब ये 5 मानदंड कौन कौन से हैं? एक है TLR, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा है RP, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तीसरा है GO, ग्रेजुएशन आउटकम्स। चौथा है OI, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी।
पांचवा है पीपी, पीर परसेप्शन। तो ये 5 मानदंड है जिनके आधार पर शिक्षा मंत्रालय NIRF रैंकिंग जारी करता है। अब अगर हम कुछ और बातें जानें NIRF रैंकिंग के बारे में, तो वर्ष 2018 से देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और जो ये वर्ष 2022 की रैंकिंग है, इसमें लगभग 7,000 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया। और NIRF रैंकिंग 2022 में 11 श्रेणियों में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। अगर हम देखें कि ओवरऑल रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन रहा, जैसा कि हमने बात की कि इस बार 7,000 से अधिक संस्थानों ने NIRF रैंकिंग में भाग लिया है और ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को, और ये लगातार चौथी बार है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में पहले स्थान पर आया। वहीं दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे रहा है। अब अगर हम दूसरी श्रेणी में जाएं, दूसरी श्रेणी है विश्वविद्यालय की श्रेणी। इसमें पहला स्थान अर्जित किया है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। अगर हम कॉलेज की श्रेणी में जाएं तो मिरांडा हाउस दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया है और ये लगातार छठा वर्ष है जब वो कॉलेज की श्रेणी में पूरे भारत में पहला स्थान अर्जित किया है। अगर हम अनुसंधान रिसर्च के फील्ड में देखें तो पहला स्थान IISc बेंगलुरु का है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT मद्रास का है, प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM अहमदाबाद का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। अगर हम चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में देखें तो पहला स्थान एम्स नई दिल्ली का है, फार्मेसी के क्षेत्र में जामिया हमदर्द नई दिल्ली का है, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में पहला स्थान IIT रुड़की का है। वहीं अगर हम कानून या लॉ के फील्ड में देखें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर का है। वहीं अगर हम डेंटल चिकित्सा की श्रेणी में देखें जो कि 11वीं श्रेणी है, इसमें सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई का स्थान रहा। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि किस श्रेणी में किस संस्थान ने पहला स्थान अर्जित किया है। अगर पूछा जाएगा NIRF रैंकिंग के 7वें संस्करण के बारे में, कौन जारी करता है, ठीक है, क्यों जारी करता है, हमने उद्देश्य देखा था कि देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं को उनकी निष्पादन क्षमता के आधार पर NIRF रैंकिंग प्रदान करती है। कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय करता है। कब से कर रहा है? तो हमने बात की थी कि सितंबर 2015 से इसकी शुरुआत है। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात गोधन न्याय योजना के बारे में है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। गोधन न्याय योजना का प्रारंभ जुलाई 2020 में किया गया था। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार गाय के गोबर की खरीद करती है 2 रुपये प्रति किलो की दर से। अब हाल ही में ये गोधन न्याय योजना क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब गोबर के साथ साथ गौमूत्र की भी खरीदी की जाएगी, जिसका न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा 4 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा, हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोधन न्याय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो गाय के गोबर की खरीदी पहले की जाती थी 2 रुपये प्रति किलो की दर से। अभी क्या है? गौमूत्र की भी खरीदी की जाएगी 4 रुपये प्रति लीटर। इसका न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अब क्या किया जाएगा? सरकार जो गाय का गोबर और गौमूत्र खरीद रही है तो इसका उपयोग जीवामृत व कीटनाशक उत्पाद तैयार करने में किया जाएगा, ऐसा सरकार ने बताया। तो हमें ध्यान रखना है गोधन न्याय योजना के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है, जिसका हाल ही में उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब ये देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट है। पहला एयरपोर्ट रांची में है और दूसरा देवघर। अब देवघर क्यों महत्वपूर्ण है? तो देवघर में, झारखंड के देवघर में बैजनाथ धाम है। बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इस देवघर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का एक उद्देश्य श्रद्धालुओं, जो बाबा बैजनाथ के श्रद्धालु हैं, तो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पूरे देश से आवागमन को सुलभ बनाना ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसमें है। तो हमें ध्यान रखना, अगर हमारी एग्जाम में पूछा जाएगा कि देवघर इंटरनेशनल
एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, तो वो किस राज्य में है, तो झारखंड में है। फिर बैजनाथ धाम के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है। हाल ही में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में रोहिल में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार का पता लगा है, जो कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी होगा। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में यूरेनियम के भंडारों का पता लगा है, तो राजस्थान होगा। अब सीकर जिला और रोहिल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि रोहिल हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि यूरेनियम के भंडारों का पता लगा है राजस्थान राज्य के सीकर जिले के रोहिल में। अगली बात देख लेते हैं। अगली बात रामाचार्युल समिति से संबंधित है। अब पूछा जाएगा कि रामाचार्युल समिति का संबंध किससे है, तो इसका उद्देश्य है राज्यसभा की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए इसे गठित किया गया था। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है 5 जुलाई 2022 को और इसीलिए चर्चा में रही है। अब अगर हम इस समिति के बारे में कुछ बातें जानें तो रामाचार्युल समिति, रामाचार्युल की अध्यक्षता में समिति गठित हुई है और ये रामाचार्युल राज्यसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं। जैसा कि हमने बात किया कि राज्यसभा की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित हुई है। अब इस समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे संसदीय समितियों का कार्यकाल अभी 1 वर्ष का होता है, तो इसने कहा कि इसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें इस समिति की सिफारिशों में सम्मिलित हैं। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर पूछा जाएगा कि रामाचार्युल समिति का संबंध, तो बताएंगे कि राज्यसभा की कार्यप्रणाली की समीक्षा से संबंधित है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ये कब की बात है? 20 जुलाई 2022 को। अब रानिल विक्रमसिंघे 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे की नियुक्ति उस समय हुई है जब श्रीलंका सबसे गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। एक बात हमको यहाँ समझना है कि श्रीलंका में राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन जो रानिल विक्रमसिंघे हैं इनका चुनाव संसद सदस्यों द्वारा किया गया है। कुछ परिस्थितियां हैं उनको समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बात की कि श्रीलंका अभी सबसे गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। तो पिछले दिनों श्रीलंका में दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, दवाओं आदि की अनुपलब्धता व लगातार बढ़ती महंगाई की परिस्थितियों के कारण वहां के लोगों ने सड़कों में खूब प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन तक में कब्जा कर लिया। इन्हीं परिस्थितियों में जो पूर्व श्रीलंकाई राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए। कब? 13 जुलाई 2022 को। कौन? गोटबाया राजपक्षे। ये 13 जुलाई 2022 को देश छोड़कर चले गए और बाद में रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर आगे नए राष्ट्रपति का चुनाव, जैसा कि हमने बात की, संसद सदस्यों द्वारा किया गया और उसी की बात हम कर रहे हैं। ये कब की बात है? 20 जुलाई 2022। रानिल विक्रमसिंघे पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बचे हुए कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रहेंगे और इनका कार्यकाल कब तक बचा हुआ है? नवंबर 2024 तक। तो ये राष्ट्रपति रहेंगे। तो ये चीजें हमने समझी रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं उनके बारे में। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो हमें यह समझना है। आगे चलते हैं। अगली बात शिंजो आबे के बारे में है। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि हाल ही में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहाँ? जापान में ही, जब ये आम जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कब की बात है? 8 जुलाई 2022 की बात है। ठीक है। अब शिंजो आबे जी के बारे में अगर हम जाने तो जैसा कि हमने बात की कि ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जो कीर्तिमान है इन्हें प्राप्त है। ये वर्ष 2006 और 7 तथा 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। शिंजो आबे भारत और जापान के रिश्तों
में प्रगाढ़ता के लिए भी लोकप्रिय हैं। बुलेट ट्रेन समझौता 2015 में हुआ था। तब यही जापान के प्रधानमंत्री थे और भारत को 0.1% की मामूली ब्याज दर पर 12 अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया गया था। और इन्हीं के योगदान को सराहते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का पद्म विभूषण शिंजो आबे जी को प्रदान किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, शिंजो आबे जी के बारे में जो भी हमने आज महत्वपूर्ण बातें की, हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, इनका संबंध किस देश से है, ये सब बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात अमिताभ कांत जी से संबंधित है। अब ये चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि भारत में 2023 में आयोजित होने वाले G20 के 23वें शिखर सम्मेलन के लिए इन्हें भारत का पूर्णकालिक शेरपा नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखना है। तो हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि G20 के 23वें शिखर सम्मेलन के लिए भारत का आधिकारिक शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। एक चीज ये पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, तो 23वां। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती हैं। या 23वां शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ आयोजित होगा, तो भारत में होगा। कब होगा, 2023 में होगा। अब अमिताभ कांत जी के बारे में हम सब जानते हैं कि ये नीति आयोग के पूर्व CEO रहे हैं। अब यहाँ पर इनकी नियुक्ति जो भारत के पूर्णकालिक शेरपा के रूप में हुई है, तो हम शेरपा की भूमिका समझ लेते हैं। विभिन्न भागीदार देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक व अन्य वैश्विक एजेंडे पर बातचीत कर सहमति बनाना शेरपा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी शेरपा ही किसी देश का अधिकृत प्रतिनिधि होता है जो अन्य देशों के शेरपाओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर समन्वय बैठाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये शेरपा की भूमिका है। एक चीज और यहाँ पर जानना है कि इससे पूर्व जो शेरपा का दायित्व दिया गया था पीयूष गोयल जी को दिया गया था, जो कि वाणिज्य, उद्योग, टेक्सटाइल व उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। अभी किसको दे दिया गया है, अमिताभ कांत जी को। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि भारत के पूर्णकालिक शेरपा G20 के 23वें शिखर सम्मेलन के लिए कौन है, तो अमिताभ कांत जी। चलते हैं अगली बात देखते हैं। अगली बात पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 से संबंधित है, जिसका आयोजन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली किया गया। अगर पूछा जाएगा कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो 14 जुलाई 2022 को। अब I2U2 का मतलब समझ लेते हैं। तो I2U2 में 4 देश हैं, यानी ये 4 देशों का समूह है, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। इन्हें पश्चिम एशिया के क्वाड समूह के रूप में देखा जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पूछा जाएगा अगर कि I2U2 में कितने देश सम्मिलित हैं। ठीक है, तो 2I का मतलब क्या है, इंडिया और इजराइल, और 2U का मतलब है USA और UAE। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब इसका आयोजन हमने जैसा कि बात की 14 जुलाई 2022 को हुआ, वर्चुअली हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायली प्रधानमंत्री यार लापिद, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वर्चुअली वार्ता की। अब इस वार्ता के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो एक बात यह है कि I2U2 समूह की परिकल्पना पिछले वर्ष इन देशों के विदेश मंत्रियों की अक्टूबर 2021 की बैठक में की गई थी। अब जो I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 6 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा। वहीं I2U2 शिखर सम्मेलन के अगर हम महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानें तो UAE ने भारत में फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की। वहीं I2U2 समूह ने भारत के गुजरात में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली हुआ और ये 4 देशों का समूह है। अगर पूछा जाएगा कि पश्चिमी एशिया का क्वाड समूह किसे कहा जा रहा है, तो I2U2 समूह कौन कौन से देश हैं, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के बारे में है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, जिसको जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEP के द्वारा।
अब ये लैंगिक अंतराल या जेंडर गैप का क्या मतलब है? तो जेंडर गैप का मतलब है महिलाओं व पुरुषों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उपलब्धियों या दृष्टिकोण में अंतर होना ही लैंगिक अंतराल या जेंडर गैप को बताता है। अब जैसा कि हमने बात की कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी हुआ है। ये 4 आयामों पर जारी किया गया है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, राजनीतिक अधिकारिता, ये महत्वपूर्ण 4 आयाम हैं। अब अगर हम इनके निष्कर्षों की बात करें तो पहला स्थान जो आया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, उसका है आइसलैंड का। और आइसलैंड विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश है। अगर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार आइसलैंड है। वहीं दूसरा स्थान फिनलैंड का रहा है और तीसरा नॉर्वे का। इसी इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान 146वें स्थान पर रहा है अफगानिस्तान, यानी विश्व का सबसे अधिक लैंगिक असमानता वाला देश कौन है? अफगानिस्तान। अगर हम भारत की स्थिति देखें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में, तो भारत की रैंक रही है 146 देशों में 135। अगर हम 2021 से तुलना करें तो भारत की रैंक 150 देशों में 146 थी। तो अभी मामूली सुधार हमको समझ में आता है। वहीं अगर हम देखें स्कोर भारत का 0.629 है। 2021 में ये स्कोर कितना था? 0.625। तो यहाँ भी 0.4 का 004 का आपको सुधार दिखता है। ठीक है। अगर हम पड़ोसी देशों से भारत की तुलना करें तो बांग्लादेश 71वें स्थान पर है, नेपाल 96, श्रीलंका 110 और भूटान 126वें स्थान पर। यानी पड़ोसी देशों की स्थिति अच्छी है भारत की तुलना में। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के बारे में, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इसको जारी कौन करता है, पहले स्थान पर कौन आया, अंतिम पर कौन आया और भारत की क्या रैंक रही है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची से संबंधित है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थान वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत के 2 शहरों अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। तो यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ये लिस्ट कब जारी की गई है? जुलाई 2022 में। जैसा कि हमने बात की कि ये टाइम मैगजीन की लिस्ट है, ठीक है। और हमने इसमें एक चीज़ और बताई कि विश्व के 50 असाधारण स्थलों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस को शामिल किया गया है। उसमें भारत के 2 शहर हैं केरल और अहमदाबाद। केरल की 9th रैंक है और अहमदाबाद को 50 में से 11वीं रैंक दी गई है। और पहले स्थान पर रखा गया है यूएई के रॉस अल खैमाह को। तो अगर पूछा जाएगा टाइम मैगजीन की जो लिस्ट है ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022, तो ये बात ध्यान रखनी है, पहले स्थान पर कौन है, भारत के कौन कौन से शहर हैं, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात टाइम आउट इंडेक्स के बारे में है। अब टाइम आउट इंडेक्स 2022 ये कौन जारी करता है? ये अमेरिकी मीडिया कंपनी द्वारा जारी है जुलाई 2022 में। और टाइम आउट इंडेक्स 2022 में विश्व के 53 शहरों को जगह दी गई है। उसमें पहला स्थान स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। वहीं भारत के यहाँ पर भी 2 शहर शामिल हैं, मुंबई और दिल्ली। मुंबई को 53 शहरों में से 14वां स्थान दिया गया है, वहीं दिल्ली को 26वां स्थान मिला है। तो ये बातें ध्यान रखनी है टाइम आउट इंडेक्स 2022 के बारे में। अगर पूछा जाएगा कि इसको कौन जारी करता है, तो अमेरिकी मीडिया कंपनी द्वारा ये जारी होती है। और क्यों चर्चा में रही, है ना, भारत के 2 शहर जो शामिल हुए हैं, तो ये इस कारण ये चर्चा में रही हैं। तो इस प्रकार से आज हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ा। तो जुलाई 2022 करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे और फिर बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण बातें रहीं उनको पढ़ेंगे। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत सबसे पहली बात इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के 3रे संस्करण के बारे में है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 भारत नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में है। यह राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया जाता है और जारी किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से। कुछ और बातें जानते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में। ऐसा पहला सूचकांक 2019 में जारी किया गया था।
ठीक है। अब जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर इसे जारी किया जाता है। जैसा कि हमने बात की, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। अब क्या उद्देश्य है इस इंडेक्स को जारी करने का? तो देश में नवाचार, पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन तथा इन क्षेत्रों में नवाचार प्रोत्साहित करना व प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना इस इंडेक्स का प्रमुख उद्देश्य है। अब इन इंडेक्स की गणना दो स्तंभों के आधार पर की जाती है, जिसमें है नवाचार क्षमता और नवाचार परिणाम। तो ये बातें हैं ग्लोबल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण के बारे में। अब एक चीज समझना है इसमें कि इस इंडेक्स में राज्यों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। जैसा कि हमने बात की कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। तो 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। 3 श्रेणियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बनाई गई है, जिसमें पहली श्रेणी क्या है? बड़े राज्यों की है। दूसरी श्रेणी है पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के संबंध में, और तीसरी श्रेणी है केंद्र शासित प्रदेशों व छोटे राज्यों के संबंध में। अब अगर हम इस इंडेक्स के निष्कर्ष की बात करें तो बड़े राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक का आया है, दूसरा स्थान बड़े राज्यों में ही तेलंगाना और तीसरा हरियाणा का है। अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को रखा गया है और उसे 13वां स्थान दिया गया है। तो पूछा जा सकता है, अगर हमारी MPPSC में पूछा जाएगा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 13वां स्थान है। पहला स्थान बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक का है। वहीं अगर हम दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी है पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों की, और इसमें पहला स्थान दिया गया है मणिपुर को। ठीक है। केंद्र शासित क्षेत्र और छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ को। तो ये बातें ध्यान रखनी है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। और भी क्या चीजें पूछी जा सकती हैं कि पहला कब जारी हुआ, तो हमने बात की 2019 में। ये तीसरा है, कौन जारी करता है, किसके सहयोग से है, किसकी तर्ज पर है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर है। क्या उद्देश्य है, हमने बात की कि देश में पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करना, इन क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA 2022 के बारे में है। क्या मतलब है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण 2022 किसने जारी किया है? जारी करता है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA 2022 को किसने जारी किया है? तो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इसने जारी किया है। अब यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में NFSA के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति एवं प्रगति पर प्रकाश डालता है। NFSA का मतलब हमने देखा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। अब ये अधिनियम कब आया था? ये 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। और क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति कराना और खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। तो ये जैसा नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया। अब इसका कवरेज अगर हम देखें तो इसका कवरेज क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। तो अगर हम देखें तो ग्रामीण में इसका कवरेज है 75%, वहीं शहरी में इसका कवरेज है 50%। यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी का 75% व शहरी आबादी का 50% रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसमें घोषित किया गया है या इसमें संकल्पित किया गया है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और इसके अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स NFSA के लिए जारी किया गया है, तो इसमें सामान्य 2 श्रेणियां बनाई गई है। एक तो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं और विशेष श्रेणी के राज्य हैं। तो सामान्य श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान आया है उड़ीसा का, दूसरा यूपी है और तीसरा आंध्र प्रदेश है। वहीं सामान्य श्रेणी के राज्यों में मध्य प्रदेश का 6ठा स्थान है। यह हमें MPPSC के हिसाब से ध्यान रखना है। वहीं जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं हिमालयी व केंद्र शासित प्रदेश, इसमें पहला स्थान दिया गया है त्रिपुरा को, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश है और तीसरा सिक्किम है। तो ये बातें ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेट रैंकिंग
इंडेक्स फॉर NFSA में पहला स्थान किसका है सामान्य श्रेणी में, तो उड़ीसा होगा, यानी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान है त्रिपुरा का। तो ये बातें ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के बारे में है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 ये 32वीं रिपोर्ट है। जारीकर्ता कौन है, अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसके द्वारा 32वीं संस्करण जारी की गई है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के रूप में। अब अगर हम अंकटाड के बारे में कुछ चीज़ें जान लें, तो अंकटाड का फुल फॉर्म हमने जाना, व्यापार व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इसकी स्थापना कब हुई है, 1964 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 195। क्या उद्देश्य है इसका, विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना। तो ये है अंकटाड के बारे में कुछ मूलभूत बातें। अभी अंकटाड क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 इसके द्वारा जारी की गई है और वर्ष 2021 के दौरान FDI प्रवाह की बातें इसमें कही गई है। यानी वर्ष 2021 के दौरान विभिन्न देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के आंकड़े बताने वाली रिपोर्ट है ये। अब हम कुछ आंकड़े देखते हैं इस रिपोर्ट के। तो ये रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 के दौरान FDI प्रवाह में 64% की वृद्धि हुई है 2020 की तुलना में। ठीक है, बताया जाता है इस रिपोर्ट में कि 2021 में जो FDI प्रवाह है वो कितना है, 1583 अरब डॉलर का है, यानी 1.58 ट्रिलियन डॉलर। अगर हम 2020 में देखें तो ये 20 में कितना था, 963 अरब डॉलर। यानी 2020 की तुलना में अगर हम 2021 में देखें तो 64% की वृद्धि है FDI के प्रवाह में। अब FDI प्रवाह दो तरह का इसमें बताया गया है, एक तो अंतर प्रवाह है और एक है बाह्य प्रवाह। अंतर प्रवाह का मतलब किसी कंट्री के अंदर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और एक आउटफ्लो कंट्री से बाहर जा रहा है। तो इस मामले में FDI अंतर प्रवाह के मामले में सबसे पहला स्थान अमेरिका का है और यहाँ FDI का जो इनफ्लो हुआ 367 अरब डॉलर का हुआ। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि FDI का इनफ्लो सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ, तो अमेरिका में हुआ 367 अरब डॉलर का। वहीं FDI इनफ्लो के मामले में दूसरे स्थान पर चीन रहा, जहां 181 अरब डॉलर का इनफ्लो हुआ। वहीं हांगकांग में 141 अरब डॉलर का इनफ्लो हुआ और हांगकांग FDI इनफ्लो के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। अगर हम FDI आउटफ्लो के बारे में बात करें तो FDI आउटफ्लो में भी अमेरिका पहले स्थान पर रहा और यहाँ पर 403 अरब डॉलर का FDI आउटफ्लो हुआ, यानी यहाँ से FDI बाहर के देशों में गया। FDI आउटफ्लो के संदर्भ में दूसरा स्थान जर्मनी का रहा, वहीं तीसरा स्थान जापान का रहा। जर्मनी से 152 अरब डॉलर का आउटफ्लो हुआ, वहीं जापान से 147 अरब डॉलर का आउटफ्लो हुआ। अब अगर हम FDI के प्रवाह के संबंध में भारत की स्थिति देखें तो भारत में जो FDI का अंतर प्रवाह रहा, इनफ्लो रहा, वो 45 अरब डॉलर रहा और इस मामले में भारत की 7वीं रैंक थी। अगर हम 2020 से इसकी तुलना करें, FDI अंतर प्रवाह भारत के संदर्भ में अगर हम 2020 से तुलना करें तो 2020 में भारत में जो FDI का इनफ्लो था वो कितना था, 64 अरब डॉलर था, 64 अरब डॉलर। लेकिन भारत की रैंक कितनी थी, 8 थी, 8th रैंक थी। अब अगर हम 2021 के संदर्भ में देखें तो अभी जो FDI इनफ्लो कितना 45 अरब डॉलर है, यानी 30% कम है 2020 की तुलना में, लेकिन रैंक में सुधार हुआ है। रैंक 2020 में 8वीं है, लेकिन यहाँ पर रैंक 2021 में आप देखेंगे 7वीं रैंक हो गई है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ये हमारे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मेंस वैल्यू एडिशन में भी ये चीज़ें, ये आंकड़े प्रयोग किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या क्या है इसमें कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई, तो अंकटाड के द्वारा। अंकटाड का फुल फॉर्म हमने देखा। फिर
इसके निष्कर्षों की बात करें तो वर्ष 2021 के दौरान हमने बात की कि विभिन्न देशों में कितना एफडीआई फ्लो हुआ, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, उसी के आंकड़े ये बता रही रिपोर्ट। तो ये बता रही रिपोर्ट कि 2021 के दौरान एफडीआई प्रवाह में 64% की वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा एफडीआई का इनफ्लो कहाँ हुआ? अमेरिका में। आउटफ्लो कहाँ हुआ? अमेरिका में ही। ये दोनों आंकड़े हैं। भारत में एफडीआई प्रवाह की क्या स्थिति है? इस वर्ष 45 अरब डॉलर रही और रैंक 7वीं रही, जबकि पिछले वर्ष से हमने तुलना भी की। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी भारत की 11वीं कृषि जनगणना या एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में है, जो कि हाल ही में क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि भारत की जो 11वीं कृषि संगणना है 2021-22 वो प्रारंभ हो गई है। किसके द्वारा? कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगर हम कृषि संगणना या कृषि जनगणना एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में जानें तो यह अपेक्षाकृत सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न प्रकार के कृषि मानदंडों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, जैसे भूमि उपयोग, फसल प्रतिरूप, खेत का आकार, ये सब। अब ये प्रत्येक 5 वर्षों में कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की जाती है। ऐसी 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 में हुई थी। अब कृषि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कृषि की उन्नति के लिए लाभकारी होगा, ऐसा माना जाता है। तो अभी ये 11वीं कृषि संगणना या जनगणना एग्रीकल्चर सेंसस 2021-22 क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि 28 जुलाई 2022 से 11वीं कृषि जनगणना प्रारंभ हुई है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021 के बारे में है। इसका क्या मतलब है? यह भारत की सर्वाधिक धनी 100 महिलाओं की सूची है, जिसका नाम है लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021। अब इस सूची को जारी किसने किया है? हुरुन इंडिया ने कोटक प्राइवेट बैंकिंग के सहयोग से। अब ये हुरुन इंडिया क्या है? विभिन्न देशों में सबसे धनी व्यक्तियों की संपत्तियों का मूल्यांकन करने वाली एजेंसी है और इसने कोटक प्राइवेट बैंकिंग के सहयोग से भारत की सर्वाधिक धनी 100 महिलाओं की सूची जारी की है और इस सूची का नाम है लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021। अब अगर हम इसके निष्कर्ष देखें तो भारत की 100 सर्वाधिक धनी महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है रोशनी नडार मल्होत्रा। ये कौन है? ये एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है और इनकी संपत्ति का आकलन किया गया है 84,330 करोड़ रुपए और पहले स्थान पर हैं ये। वहीं दूसरे स्थान पर नायका की संस्थापिका फाल्गुनी नायर हैं और तीसरे स्थान पर बायोकान की संस्थापिका किरण मजूमदार शाह हैं। फाल्गुनी नायर की संपत्ति कितनी बताई गई इसमें? 57,520 करोड़ रुपए। वहीं किरण मजूमदार शाह की संपत्ति कितनी बताई गई है? 29,030 करोड़ रुपए। और एक बात ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है कोटक हुरुन की, ये जो सूची है, इसमें संपत्ति का आकलन जो किया गया है 31 दिसंबर 2021 के मूल्य के आधार पर किया गया है। अब आप इन सब डाटा का उपयोग महिला सशक्तिकरण वाले टॉपिक में भी कर सकते हैं। ठीक है, इनका आप उदाहरण देकर कि किस प्रकार से महिला उद्यमी है या महिलाएं भी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये सब आंकड़े आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी पूछा भी जा सकता है हमारी प्रारंभिक परीक्षा में कि लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021 में पहला स्थान किसका है? रोशनी नडाल मल्होत्रा। या एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन कौन है? नायका की संस्थापिका कौन है? ये सब बातें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात विद्युत मंत्रालय के कुछ आंकड़ों से संबंधित है जो भारत में विद्युत उत्पादन की क्षमता को बताते हैं। ठीक है, अब मेंस में हम वैल्यू एडिशन में प्रयोग कर सकते हैं या प्रारंभिक परीक्षा में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। अब ये जो आंकड़े हैं ये 30 जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार हैं, जो विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो इसमें बताया गया कि भारत में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है? 403 गीगावाट, यानी 403,760 मेगावाट। और बताया गया कि जो कुल क्षमता है वो विभिन्न क्षेत्रों में कैसे है। जैसे जीवाश्म ईंधन में कितना है? 236 गीगावाट या 236,065 मेगावाट। और जीवाश्म ईंधन का कितना योगदान है कुल विद्युत क्षमता में? 58.5% का। ऐसे ही जल विद्युत का बताया गया है कुल विद्युत क्षमता का
11.6% है ये। नाभिकीय विद्युत 1.7, नवीकरणीय ऊर्जा 28.3। तो ये सब आंकड़े बताए गए हैं। मेंस वैल्यू एडिशन में आप ये आंकड़े प्रयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। आप कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता का कितने प्रतिशत है जीवाश्म ईंधन, तो कितना है 58.3। या सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो जीवाश्म ईंधन का। नवीकरणीय ऊर्जा का कितना योगदान है, तो 28.3। ये चीजें पूछी जा सकती हैं। एक और आंकड़ा है कि विश्व में विद्युत उत्पादन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। विद्युत उत्पादन के मामले में पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा चीन का है। कुछ और आंकड़े इसमें बताए गए हैं, जैसे कुल स्थापित क्षमता में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। जैसे सबसे ज्यादा भूमिका प्राइवेट सेक्टर की होती है, तो लगभग आधे के बराबर 49.5%। स्टेट सेक्टर का योगदान कुल स्थापित क्षमता में 26% का है। वहीं सेंट्रल सेक्टर का योगदान सबसे कम है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता उसमें सबसे ज़्यादा योगदान प्राइवेट सेक्टर का है, सबसे कम कितना सेंट्रल सेक्टर का है। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, ये बातें ध्यान रखना है। ऐसे जो यहाँ पर हमने बात की, तो ये बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात INS सिंधुध्वज पनडुब्बी के बारे में। हाल ही में चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना से इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है 35 वर्ष की सेवा के बाद। अब 16 जुलाई 2022 को विशाखापट्टनम में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया, तो इसीलिए चर्चा में रही। तो INS सिंधुध्वज के बारे में जान लेते हैं। तो INS सिंधुध्वज जो पनडुब्बी है, जैसा कि हमने बात की, जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त हो गई है। अब 1987 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी क्लास क्या है, 10 किलो क्लास है इसकी। इस सबमरीन की क्लास क्या है, 10 किलो क्लास। अब इसे पूर्व सोवियत संघ रूस से खरीदा गया था। कब, 1986 से 2000 के दौरान। अब एक और महत्वपूर्ण बात है INS सिंधुध्वज पनडुब्बी के बारे में, जो है उपलब्धियों के संदर्भ में। तो यह एकमात्र पनडुब्बी है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने नवाचार के लिए रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया था। तो ये बातें ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। INS सिंधुध्वज पनडुब्बी के बारे में पूछा जा सकता है, हमने किस देश से इसे खरीदा था। ठीक है, चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात मंकी पॉक्स वायरस के बारे में है। अभी हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि WHO द्वारा मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके प्रकोप को असाधारण घटना के रूप में स्वीकार किया गया है और यह माना गया है कि यह अन्य देशों में भी तेजी से फैल सकता है। WHO ने इससे पहले कोविड-19, इबोला, जीका वायरस के लिए भी ऐसी घोषणाएं की थी, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अगर हम मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बात करें तो यह जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है, वायरल जूनोटिक डिसीज। और पहले यह केवल अफ्रीका महाद्वीप, मध्य व पश्चिमी अफ्रीका तक ही सीमित थी। और जैसा कि हमने बात की कि हाल ही में इसका तेजी से प्रसार हुआ है और इन्हीं परिस्थितियों में WHO द्वारा इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। अब अगर इसके बारे में कुछ और बातें जानें तो जैसा कि हमने कहा कि ये वायरल जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज का मतलब है जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी, और इसका नामकरण हुआ है, इसे बंदरों के बीच चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है और इसी आधार पर इसका नामकरण है। अब मंकी पॉक्स वायरस के स्रोत अगर हम देखें तो बंदर हो गए, चूहे, गिलहरी, खरगोश, ये सब हो गए, इनके द्वारा ये मनुष्य में फैलते हैं। अब क्या लक्षण है, अगर लोग संक्रमित हो जाएंगे तो संक्रमित लोगों के शरीर में दाने निकल आते हैं जो चिकन पॉक्स की तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी गंभीरता चिकन पॉक्स की तुलना में अधिक होती है। तो ध्यान रखना है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में अगर चीज़ें पूछी जाएंगी कि हाल ही में किस वायरस को या किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस के बारे में पूछा जा सकता है कि ये जूनोटिक डिसीज है कि नहीं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के बारे में है, जिसको हाल ही में जारी किया गया है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायरेक के द्वारा। बायरेक का फुल फॉर्म क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है
और हाल ही में इसने जुलाई 2022 में रिपोर्ट जारी की है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022, जो अर्थव्यवस्था के भावी विकास में जैव अर्थव्यवस्था या बायो इकोनॉमी की भूमिका एवं योगदान को संदर्भित करती है। अब अगर हम ये समझें कि जैव अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, तो मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है बायो इकोनॉमी को लेकर कि बायो इकोनॉमी से क्या आप समझते हैं। तो बायो इकोनॉमी एक संस्थान है, UNFAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ये जैव अर्थशास्त्र को जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित करता है। कहने का तात्पर्य है कि जैव अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं या ऊर्जा उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी व बायोमास का उपयोग शामिल है। ठीक है, तो ये बातें हैं, ध्यान रखना है अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो। अब हम इसके आंकड़े देख लेते हैं। ये आंकड़े हमारे मेंस के टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि रिपोर्ट के अनुसार देश की जो जैव अर्थव्यवस्था का आकार है 2021 में कितना है, लगभग 80 अरब डॉलर। 2020 में ये कितना था, 70.2। तो अगर इस आधार पर तुलना करें तो 2020 की तुलना में 2021 में 14.1% की वृद्धि को ये दर्शाता है। अगर पूछा जाएगा कि देश की जैव अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, तो 2021 में 80.12 अरब डॉलर, मोटा मोटा अगर ध्यान रखेंगे तो 80 अरब डॉलर, यानी औसत दैनिक उत्पादन कितना है, 219 मिलियन डॉलर के करीब। कुछ यहाँ पर संभावनाएं भी व्यक्त की गई हैं कि 2025 तक देश की जैव अर्थव्यवस्था का आकार 150 अरब डॉलर होगा, वहीं 2030 तक ये आंकड़ा 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कुछ और बातें कही गई हैं, जैसे 2021 के दौरान बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या कितनी थी, 1128, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक यह संख्या 10,000 से अधिक हो जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है और इन बातों को महत्वपूर्ण रूप में लेना है। हो सकता है हमारी एग्जाम में पूछा जाए, या मेंस वैल्यू एडिशन में हम बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में तो इनको प्रयोग कर ही सकते हैं। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के बारे में चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात सी गार्जियन एक्सरसाइज के बारे में है। सी गार्जियन 2 एक्सरसाइज, जिसका आयोजन 10 से 13 जुलाई 2022 को संघाई में किया गया। तो बेसिक बात इसमें जानते हैं कि अगर पूछा जाएगा सी गार्जियन एक्सरसाइज में किन देशों की भागीदारी है, तो चीन व पाकिस्तान के बीच की ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। जैसा कि हमने बात की कि 10 से 13 जुलाई 2022 के दौरान इसका आयोजन संघाई में किया गया। 2 और एक्सरसाइज हैं जो चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित की जाती हैं। एक का नाम है वॉरियर, ये चीन और पाकिस्तान के बीच थल सेना युद्धाभ्यास है। वहीं एक है शाहीन, ये वायुसैनिक युद्धाभ्यास है चीन व पाकिस्तान के बीच। ठीक है, सी गार्जियन क्या है, नौसैनिक युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच। वॉरियर क्या है, थल सैनिक युद्धाभ्यास। वहीं शाहीन क्या है, वायुसेना युद्धाभ्यास। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर हमारी एग्जाम में पूछा जाएगा तो। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात QHPV के बारे में है। अब ये QHPV क्या है, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। अब ये क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने QHPV टीके के निर्माण एवं विपणन की अनुमति दे दी है। अब हम QHPV टीके के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने इसका फुल फॉर्म जाना, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है ये, और इसका विकास किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा। अब ये वैक्सीन है क्या, 15 से 44 वर्ष की महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु वैक्सीन है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर को और जानना चाहें तो ये गर्भाशय ग्रीवा का घातक कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर क्या है, गर्भाशय से संबंधित कैंसर है ये। ठीक है, और इसे संबंधित वैक्सीन है ये QHPV, जिसका विकास किसने किया है और किन संदर्भों में ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत में विकसित पहली ऐसी वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर रोधी है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा QHPV का विकास किसने किया, ये किससे संबंधित है, ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे।
अगली बात IS4OM के बारे में है। इसका क्या मतलब है? IS4OM का मतलब है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। अब इसका उद्घाटन इसरो कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में 11 जुलाई 2022 को किया गया। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि इसका उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ जुलाई 2022 में। अब क्या मतलब है इसका IS4OM का, या क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को सूक्ष्म पथरीले उल्कापिंडों की टक्कर आदि से बचाना, यानी जो भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं अंतरिक्ष में उनकी सुरक्षा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये जो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसरो कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में। तो ये बातें ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है IS4OM के बारे में, इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, कहाँ स्थापित किया गया है इसके बारे में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में है, जिसका असाइंड सिंबल है ISBT042। पूछा जा सकता है, ऐसे केवल असाइंड सिंबल दे देगा, पूछेगा कि ये क्या है, तो ये एक ब्लड ग्रुप है EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब इसके बारे में अगर जाने तो यह विश्व में अत्यंत दुर्लभ ब्लड ग्रुप है, रेयर ब्लड ग्रुप है। हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि हाल ही में भारत के गुजरात में एक व्यक्ति में यह ब्लड ग्रुप देखा गया। अब ये इतना रेयर है कि केवल विश्व में 9 लोग ही हैं जिनमें ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अभी ये जो भारत में व्यक्ति पाया गया है, तो ये भारत का पहला होगा और विश्व का 10वां व्यक्ति होगा जिसमें ये EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप देखा गया है। ठीक है, अब अगर हम EM नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ बातें जाने तो इसका नामकरण किया गया है ISBT के द्वारा। अब ISBT क्या है? ISBT क्या फुल फॉर्म इसका? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके द्वारा यह नामकरण किया गया है। ये जो EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, इनके ब्लड में EMM नहीं होता, यानी रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन नहीं पाया जाता, और इसीलिए इनको EMM नेगेटिव कहा जाता है। तो ये बातें महत्वपूर्ण अगर पूछा जाएगा EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में तो हमें ध्यान रखना है, हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात Y3023 दूनागिरी युद्धपोत के बारे में है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि जुलाई 2022 में इस युद्धपोत का जलावतरण किया गया। कहाँ? कोलकाता में हुगली नदी में। अब अगर इसके बारे में कुछ मूलभूत बातें जाने तो यह प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का चौथा युद्धपोत है और इसकी क्लास है शिवालिक। इसका निर्माण किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा। अब कुछ और बातें इसमें कही गई हैं कि यह युद्धपोत दूनागिरी लिएंडर श्रेणी के ASW फ्रिगेट का संशोधित रूप है, जिसने 1977 से 2010 तक अपनी सेवाएं दी। और इसका जो नामकरण है, जैसा कि हम नाम देख रहे हैं कि दूनागिरी युद्धपोत, तो इसका नामकरण उत्तराखंड में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर किया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी अगर पूछा जाएगा दूनागिरी युद्धपोत के बारे में, इसकी क्लास क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का चौथा युद्धपोत है, किसने निर्माण किया है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी डोरमी के बारे में है। अब डोरमी क्या है? अगर हम एक शब्द में इसको जाने तो ये चूहे का क्लोन है। डोरमी क्या है पूछा जाएगा अगर, तो ये चूहे का क्लोन है। अभी क्या हुआ है कि जापान की यामानाशी यूनिवर्सिटी है। अब जापान की यामानाशी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चूहे की शुष्क फ्रीज की गई त्वचा कोशिकाओं से चूहे का क्लोन बनाने में पहली बार सफलता प्राप्त की है। चूहों की शुष्क फ्रीज की गई त्वचा कोशिकाओं से, यानी ये विश्व का पहला क्लोन्ड माइस है जिसको बनाया गया है फ्रीज ड्राइड स्किन सेल से, और ऐसा पहला क्लोन है जिसको नाम दिया गया है डोरामी। अब इसके नामकरण के पीछे की क्या बात है कि एक पॉपुलर जो बच्चों का कार्टून शो है डोरेमोन, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। तो ध्यान रखना, अगर डोरामी के बारे में पूछा जाएगा तो डोरामी क्या है? ये चूहे का क्लोन है। किसने बनाया है? जापान के वैज्ञानिकों ने बनाया है। कैसे बनाया है और किन आधारों पर ये महत्वपूर्ण है, ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने आर्थिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी बातें जुलाई 2022 में चर्चा में रही हैं और महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम में, उन्हें पढ़ने की कोशिश की। तो आज अब हम नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ लेते हैं।
इसमें सबसे पहली बात लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम के बारे में है। ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि जुलाई 2022 में इन्हें दक्षिणी सूडान, जो कि उत्तरी अफ्रीकी देश है, तो दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इनकी लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम की। अब इस नियुक्ति से पूर्व जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम है, ये सियरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख रह चुके हैं। और सियरा लियोन ये भी पश्चिमी अफ्रीकी देश है। अभी नियुक्ति कहाँ हुई? दक्षिणी सूडान में, जो कि उत्तरी अफ्रीकी देश है। अब इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने शैलेश तिनाइकर, जो कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी जगह ली है, जो मई 2019 से इस पद पर तैनात थे। अब अगर हम संयुक्त राष्ट्र मिशन के बारे में बात करें तो 14 देशों या क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र मिशन वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनमें से 8 में भारत के सैनिक अपना योगदान दे रहे हैं। अगर ये बात पूछी जाए कि संयुक्त राष्ट्र मिशन में कितने भारतीय सैनिक अपना योगदान दे रहे हैं, तो इनकी संख्या 5000 से अधिक है। लगभग 5400 सैनिक संयुक्त राष्ट्र मिशन के जो शांति मिशन है उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगली बात, विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्ति हुई है इंदरमीत गिल, उससे संबंधित है। अगर पूछा जाएगा कि इंदरमीत गिल कौन है या विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, तो इंदरमीत गिल हैं, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं। अब यहां पर इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा। इस पद पर नियुक्त होने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। अगर पूछा जाएगा कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त कौन से नंबर के भारतीय हैं, तो दूसरे भारतीय। इससे पहले कौशिक वसु 2012 से 16 तक चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक रह चुके हैं। अब इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन एम रीनहार्ड की जगह ली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमीत गिल भारतीय अर्थशास्त्री की नियुक्ति हुई है। ये बात ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगली बात आशीष कुमार चौहान जी के बारे में है, जिन्हें राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक सह सीईओ नियुक्त किया गया है। एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। किसको? आशीष कुमार चौहान जी को। अब इन्होंने विक्रम लिमये की जगह ली है। अब इससे पूर्व आशीष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एमडी और सीईओ के पद पर तैनात थे और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ बनाया गया है। अगली बात वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब वाईएसआर कांग्रेस का फुल फॉर्म क्या है? वाईएसआर का मतलब है युवा जन श्रमिक राइथू कांग्रेस और एक क्षेत्रीय दल है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी कौन है? ये आंध्र प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष किन्हें निर्वाचित किया गया है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कब? जुलाई 2022 में वाईएसआर कांग्रेस। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र सिंह का है। भूपेंद्र सिंह का निधन 18 जुलाई को 82 वर्ष की उम्र में हो गया। अब भूपेंद्र सिंह किस लिए याद किए जाएंगे? मुख्य रूप से ये गजल गायक थे और उन्हीं के रूप में ये याद किए जाएंगे। तो अगर पूछा जाएगा भूपेंद्र सिंह के बारे में तो हमें ध्यान रखना है कि ये गजल गायक रहे हैं, बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक भी रहे हैं। अगली बात सुशोभन बंदोपाध्याय जी के बारे में है, जो कि बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और 26 जुलाई को इनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिलों में वह इलाज के लिए मरीज से केवल 1 रुपए लेते थे और इसीलिए उन्हें 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से लोकप्रिय रहे हैं तो सुशोभन बंदोपाध्याय जी। क्यों?
क्योंकि वह इलाज के लिए मरीज से केवल 1 रुपए ही लेते थे। 2020 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। किसको? सुशोभन बंदोपाध्याय जी को। अगले व्यक्तित्व हैं पीटर ब्रुक, जो कि विदेशी थिएटर डायरेक्टर रहे हैं। इनका ब्रिटेन में जन्म हुआ था और इनका कार्य क्षेत्र जो रहा फ्रांस कार्य क्षेत्र रहा। 25 जुलाई को इनका निधन हो गया। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारी एग्जाम में? क्योंकि महाभारत का फ्रेंच भाषा व अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मंचन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि पीटर ब्रुक कौन है? विदेशी थिएटर डायरेक्टर, और 25 जुलाई को इनका निधन हो गया और इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का पद्मश्री सम्मान इन्हें मिला था। पद्मश्री मिला है 2021 का कि पीटर ब्रुक जी को। तो ये बातें ध्यान रखनी है पीटर ब्रुक के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात। अब हम पुरस्कार और सम्मान जो जुलाई 2022 में चर्चा में रहे उनको पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में है, जिनकी घोषणा जुलाई 2022 में की गई है। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रदान किए गए हैं। अगर हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो इनकी स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 68वें हैं और वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है सुराराई पोतरू को, जो कि एक तमिल फिल्म है जिसके निर्देशक हैं सुधा कोंगरा। तो पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सम्मानित हुई? तो सुराराई पोतरू एक तमिल फिल्म है। वहीं संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है तान्हाजी को, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है सच्चिदानंदन केआर को और इनकी फिल्म है अयप्पनम कोशियुम। अयप्पनम कोशियुम ये सच्चिदानंद केआर की फिल्म है जिसका निर्देशन इन्होंने किया और उसी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया, अजय देवगन को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में परफॉर्मेंस के लिए, वहीं सूर्या को सुराराई पोतरू में परफॉर्मेंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुलरी को दिया गया सुराराई पोतरू में परफॉर्मेंस के लिए। एक बात सबसे महत्वपूर्ण हमारी एमपीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे मिला है तो वो होगा मध्य प्रदेश राज्य। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी एमपीपीएससी में पूछा जाए, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। और भी बातें महत्वपूर्ण है जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मिली, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री, ये सब बातें सभी महत्वपूर्ण हैं, पूछी जा सकती है हमारे एग्जाम में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात फेमिना मिस इंडिया 2022 की 58वीं प्रतियोगिता से संबंधित है, जिसका फाइनल दौर 3 जुलाई 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया और फेमिना मिस इंडिया 2022 चुनी गई हैं सिनी सदानंद शेट्टी। ये कर्नाटक की 21 वर्षीय हैं। अब इसी के साथ मिस इंडिया का ताज जीतने वाली सिनी सदानंद शेट्टी आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये बातें महत्वपूर्ण अगर पूछा जाएगा कि फेमिना मिस इंडिया कौन है तो वो कौन है, सिनी सदानंद शेट्टी, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार से संबंधित है। अब ये देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में प्रारंभ किया गया है। ये वार्षिक पुरस्कार है, नाम है अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार। अब इन पुरस्कारों की घोषणा 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने की। अब लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो अगर पूछा जाएगा क्या क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में कि
अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी बात क्या है जो पूछी जा सकती है कि यह किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया है? तो ये देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने निधन और नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा, साथ ही पुरस्कार और सम्मान जो जुलाई 2022 में महत्वपूर्ण रहे उनको पढ़ा। हम जुलाई 2022 में चर्चा में रहे खेल प्रदर्शन को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन अमेरिका के यूजीन व ओरेगॉन में 15 से 24 जुलाई 2022 के दौरान किया गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक द्विवार्षिक चैंपियनशिप है जो 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। इसका आयोजन पहले 2021 में होना था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के आयोजन के कारण इसे एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था। कुछ और बातें अगर हम जानें 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 के बारे में, तो इसमें दो देशों रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया गया, इनको शामिल नहीं किया गया। कारण क्या है? यूक्रेन पर रूसी हमला। अगर हम इसकी पदक तालिका की ओर नजर डालें तो पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। यानी अगर ये पूछा जाएगा कि 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो अमेरिका। अमेरिका ने 33 पदक अर्जित किए, जिसमें से 13 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य हैं। दूसरा स्थान इथियोपिया का रहा। इथियोपिया ने 10 पदक अर्जित किए, 10 पदक में 4 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य हैं। वहीं जमैका ने भी 10 पदक अर्जित किए, जिसमें 2 पदक, 2 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। पहले स्थान पर अमेरिका रहा। अगर हम 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत को देखें तो भारत का 33वां स्थान रहा। भारत ने 1 पदक अर्जित किया, जो कि क्या था? रजत पदक। और भारत के भाला फेंक जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने ये रजत पदक अर्जित किया। अब इस प्रकार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में पदक जीतने वाले हुए पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। किसी भी पुरुष खिलाड़ी ने इससे पहले पदक अर्जित नहीं किया था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का यह दूसरा पदक है। पहला पदक अर्जित किया गया था कांस्य पदक के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज द्वारा 2003 के पेरिस में जो आयोजन हुआ था। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? लंबी कूद से। तो ध्यान रखना है कि जो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक इस 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अर्जित किया है, वो पुरुषों का पहला है और ओवरऑल दूसरा है, क्योंकि पहला पदक अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में प्राप्त किया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं और बातें जानते हैं। जैसे इस बार पहली बार प्रारंभ किया गया टीम ट्रॉफी का अवार्ड। तो पहला टीम ट्रॉफी का अवार्ड अमेरिका को ही अंकों के आधार पर प्रदान किया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब अगर हम देखें कि ये 18वां आयोजन था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। अब अगर हम देखें कि 19वां आयोजन कब होगा, तो 19वां आयोजन होगा 2023 में। और कहाँ होगा? हंगरी, बुडापेस्ट में, बुडापेस्ट हंगरी में। वहीं इसका 20वां आयोजन 2025 में होगा। कहाँ? टोक्यो, जापान में। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, तो हंगरी के बुडापेस्ट में। 20वां टोक्यो, जापान में। जैसा कि हमने बात की कि ये द्विवार्षिक सम्मेलन है, प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन सिंगापुर में 12 से 17 जुलाई 2022 के दौरान किया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने महिलाओं का एकल खिताब जीता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पूछा जाएगा कि महिलाओं के एकल खिताब की जो विजेता हैं वो कौन है, तो पीवी सिंधु हैं। अब कुछ और बातें हैं। इससे पहले 2010 में साइना नेहवाल ने यह खिताब जीता था। 2017 में भारत के साई प्रणीत ने भी यह खिताब जीता था। तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात इंग्लैंड भारत मेंस क्रिकेट सीरीज के बारे में है।
इंग्लैंड भारत पुरुष क्रिकेट सीरीज 2021-22 के बारे में है। अब इसमें टेस्ट सीरीज भी है, वनडे भी है और T20 सीरीज भी है। तो पहले हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जो कि अगस्त सितंबर 2021 में आयोजित होनी थी, तो उसके 4 मैच खेले जा चुके थे 2021 में ही, लेकिन 5वां मैच नहीं खेला जा सका था। उसका कारण यह था कि भारतीय टीम के कुछ सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए थे और इसी कारण 5वां मैच नहीं खेला जा सका। तो 5वां मैच खेला गया कब? 1 से 5 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में। ठीक है, अब इस मैच को किसने जीत लिया? इंग्लैंड ने जीता और ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई, 2-2 से ड्रॉ हो गई, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। लेकिन इस मैच में एक महत्वपूर्ण बात आई कि इस मैच में भारतीय कप्तान कौन थे? जसप्रीत बुमराह थे। और भारत के जसप्रीत बुमराह ने ही इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाए। कितने? 35 रन बनाए, जिसमें से 29 बल्ले से आए और 6 एक्स्ट्रा रन मिले। और इस प्रकार से टेस्ट क्रिकेट के 145 वर्षों के इतिहास का सबसे महंगा ओवर इन्होंने बना दिया इसे। तो अगर ये पूछा जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर का रिकॉर्ड किसके पास है, तो जसप्रीत बुमराह कितने रन बनाए? 35 रन, जिसमें से 29 तो बल्ले से थे और 6 एक्स्ट्रा रन थे। बॉलर कौन थे? स्टुअर्ट ब्रॉड। तो अगर ये पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है। अब अगर हम T20 सीरीज की बात करें तो जो T20 सीरीज है जुलाई 2022 में आयोजित हुई, इसमें भारत ने इसे 2-1 से जीत लिया और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे भुवनेश्वर कुमार। तो ये बातें ध्यान रखनी है। वहीं वनडे सीरीज भारत 2-1 से जीता। ठीक है, और इसके प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? हार्दिक पांड्या। तो टेस्ट सीरीज भारत और इंग्लैंड 2-2 से ड्रॉ रही, वहीं दोनों T20 सीरीज और वनडे सीरीज भारत ने जीती है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। 5वें मैच के बारे में हमने क्यों बात की? 4 मैच पहले ही खेले जा चुके थे अगस्त सितंबर 2021 में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात वेस्ट इंडीज भारत पुरुष क्रिकेट सीरीज 2022 के बारे में है। ये भारतीय टीम का वेस्ट इंडीज दौरा था जो जुलाई अगस्त 2022 में संपन्न हुआ। इसमें 3 एक दिवसीय वनडे मैच और 5 T20 मैच खेले गए। अगर हम इसके निष्कर्षों की बात करें तो जो एक दिवसीय श्रृंखला है या वनडे सीरीज है, भारत 3-0 से जीत गया, जैसा कि हमने बात की कि 3 एक दिवसीय मैच खेले गए थे। वहीं जो 5 मैचों की T20 श्रृंखला थी, भारत 4-1 से जीता। और T20 सीरीज में भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे, वहीं वनडे सीरीज में भारत के कप्तान शिखर धवन थे। ये बात ध्यान रखनी है भारत वेस्ट इंडीज पुरुष क्रिकेट सीरीज 2022 के बारे में, जो कि वेस्ट इंडीज में आयोजित हुई कब? जुलाई अगस्त 2022 के दौरान। चलते हैं अगले और अगली बात देखते हैं। अगली बात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के बारे में, जिसका आयोजन लंदन में हुआ कब? जून जुलाई 2022 में। अब हम इसके विजेताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि विगत वर्षों में टेनिस टूर्नामेंट जो हुए हैं उनके विजेताओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराया। किसको हराया? निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और इस प्रकार से नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में 21वां खिताब अर्जित किया। महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान की एलिना रिबाकीना ने जीता और इन्होंने ट्यूनीसिया की खिलाड़ी ओंस जेब्यूर को हराया। अगला खिताब जो है पुरुष युगल खिताब, दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जीता, मैथ्यू एब्डेन व मैक्स पर्सेल की जोड़ी ने। वहीं महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा व कैटरीना सिनियाकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता। मिश्रित युगल का खिताब नील स्कूपस्की, जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी है, वहीं डेसिरे क्रॉक्जिक अमेरिका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता। तो ये बातें ध्यान रखनी है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप पुरुष एकल खिताब महिला एकल खिताब के बारे में याद रखिए, क्योंकि भारत का कोई खिलाड़ी है नहीं इसमें शामिल, तो संभावना कम होती है यहाँ से प्रश्न पूछने की। लेकिन विगत वर्षों में पुरुष एकल और महिला एकल विजेताओं को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे
और आज की अंतिम जानकारी देख लेते हैं। आज की अंतिम जानकारी वर्ल्ड्स मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन जून जुलाई 2022 में टाम्परे फिनलैंड में किया गया। अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कब हुआ, तो जून जुलाई में हुआ, फिनलैंड में टाम्परे में हुआ। अब वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसे क्यों कहा जा रहा है? अब ध्यान रखिए इसमें कि 35 वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्रतियोगियों के लिए ये प्रतियोगिता है। ध्यान रखना, इसमें 35 वर्ष और उससे अधिक के प्रतियोगी भाग लेते हैं, इसीलिए इसे मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहा जा रहा है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात की जो निकल के आ रही है कि भारत की भगवानी देवी डागर जो कि 95 वर्षीय महिला एथलीट हैं, उन्होंने यहाँ पर 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और गोला फेंक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो अगर पूछा जाएगा भगवानी देवी डागर के बारे में, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि इन्होंने वर्ल्ड्स मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है, वहीं गोला फेंक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज हमने खेल परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ा। तो इस प्रकार से आज क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।